सो ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11। बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हम लोग। वी आर गोइंग टू ऑल्सो टच सम JEE, ट्रिपल ई और नीट क्वेश्चंस along with this। तो बेस हमारा एनसीईआरटी ही रहेगा और कुछ क्वेश्चंस। इसका नोट्स ऑलमोस्ट मैंने दे दिए है ना। तो मैंने 9 टॉपिक का लिस्ट बनाया है। ये 9 टॉपिक तुम्हें दिखेंगे नहीं, मैंने लिखा है, मैं फिर बता दूंगा। सो जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है, टॉपिक्स टू कवर। तो 9 टॉपिक से मैंने कोशिश किया कि इसको 3 क्लास में कोशिश करेंगे, खत्म कर देंगे। सो टॉपिक 1, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहीं ना कहीं इसके बारे में आप 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो 9th से रिलेटेड आवाज तो आ रही है ना, 9th में पढ़ा गया था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी 9th में अलग अलग। इसमें बस हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग पोजीशन पे, अर्थ सरफेस के अलग अलग पोजीशन पे, डेप्थ में, इनसाइड में, सेंटर पे, उसकी क्या वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, वो देखना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये 2 टॉपिक बहुत इजी है। स्टार्टिंग की जो 2 टॉपिक हैं, ये कह सकते हो बहुत बेसिक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी समझने में, तुम इजिली समझ जाओगे। 3rd टॉपिक है आपका केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। 4th टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। 5th टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 6th टॉपिक सैटेलाइट। 7th टॉपिक आया नहीं यार, अभी तक ये रहा था, क्या प्रॉब्लम है इसकी। 7th टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। 8th टॉपिक escape velocity and 9th topic last is weightlessness। टोटली 9 टॉपिक है। सो वैसे तो इसको डीप में पढ़ा जाए काफी समय लगेगा, बट एज एग्जाम पॉइंट व्यू जो आपका अपकमिंग पेपर अभी है 30th को, सो आई विल ट्राई टू कवर इन 3 क्लासेस। ओके, सो इन 3 क्लासेस में कोशिश करते हैं कि ये यहां से यहां तक कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। क्लास नंबर 1 में आप 1 to 3 टॉपिक, क्लास नंबर 2 4 5 6 एंड क्लास नंबर 3। और इसलिए खत्म हो पाएगा जल्दी, इसके पीछे 2 रीजन है कि हम लिखेंगे कम, ठीक है। लिखने का जो काम है वो हम कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रिंटेड नोट्स है ना, उसको निकाल लेना। प्रिंट 2 प्रिंटेड नोट्स है, एक तो तुम्हारे स्कूल का और एक जो मैंने दिया है ना, वहीं से आपका सारा काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? वहां से आपका काम हो जाएगा थ्योरी वाला पोर्शन, यहां हम समझेंगे और क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में क्या है। इज इट क्लियर ना? हो जाएगा बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? यस सर। ये हमारा कुछ फ्लो चार्ट रहेगा हमारे पढ़ने का। सो लेट्स कम। ये बार बार बैटरी इसकी डाउन होती रहती है। ग्रेविटेशन, तो फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उससे पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन, है ना, उससे पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन, बात समझ रहे हैं? उससे पहले व्हाट इज ग्रेविटेशन। सो हमें पता है कि इस दुनिया में, यूनिवर्स में, केवल अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड द अर्थ की बात भी करें। एवरी 2 ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। every body in the universe attract every other body with force, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। और वो फोर्स जब अर्थ के द्वारा लगाया जाता है तो उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्सल फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ना, फंडामेंटल वाला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 टाइप्स ऑफ फोर्स वगैरह पढ़ रहे थे, तो उसमें
ग्रेविटेशनल फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स में आता है और वीकेस्ट फोर्स में आता है। हाँ, वीक मतलब इतना भी नहीं कि मतलब अट्रैक्ट नहीं करे, ठीक है। बट ग्रेविटेशन इज द वीकेस्ट ऑफ द फोर बेसिक फोर्स इन द नेचर। जो भी फोर फोर्स हैं, ओके ठीक है जी। देखो ये टॉपिक था, कहा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि हमने का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम इस चैप्टर में पहले क्लास से आ जाओ तो फ्लो बन जाएगा, ठीक है। सो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया हमने, जिसमें चैप्टर टॉपिक्स 9 चैप्टर टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट 2 टॉपिक है वो बेसिक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। थर्ड से लेकर 9, टॉपिक नंबर 3 से लेकर टॉपिक नंबर 9 तक जो है वो क्लास 11 का टॉपिक है। और थोड़ा बहुत जो भी है जेई का हम देख लेंगे, जेई और नीट का जो लेवल है वो हम देख लेंगे क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है जी। देखो, तो सवाल था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। अगर आप लोग नोट्स मेरा देखोगे जो मैंने भेजा था, मैं भी देख लेता हूं मैंने क्या भेजा था, उसमें भी कुछ डिफिनेशन दिया हुआ है, उसकी भी मदद ले लेते हैं। अच्छा, ग्रेविटेशन का नहीं भेजा है ना बेटा? अच्छा, अभी आज भेज दूंगा मैं, आज भेज दूंगा ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन का नहीं भेजा है, रोटेशनल मोशन का पीछे। ओके, सैंपल पेपर है, एसपीआरएम है, ठीक है। ग्रेविटेशन का भेज दूंगा मैं, इसमें नहीं, आज भेज दूंगा। सो हम ये कहेंगे कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attract other body with a force called force of gravitation। यह याद रखने वाली बात है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी दो बॉडी के बीच में लगेगा। केवल हम अर्थ की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाए, दो बॉडी अगर यूनिवर्स में है तो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब हम अर्थ के बाहर भी चले जाएं तो भी, अर्थ के बाहर भी चले जाएं तो भी अगर कोई दो बॉडी है, मान लो कोई मेट्रॉइड्स क्यों ना हो, एनीथिंग, कोई प्लेनेट क्यों ना हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल force is the weakest of the basic force। चार वैसे बेसिक फोर्स होते हैं, उसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स में माना जाता है। तो ग्रेविटी क्या चीज है? व्हाट इज ग्रेविटी? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाई अर्थ या ड्यू टू अर्थ, है ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाई अर्थ या ड्यू टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी। क्या कहा हमने? ग्रेविटी के बारे में। सो इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इफ वन ऑफ अट्रैक्टिंग बॉडी इज अर्थ। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है ग्रेविटी, जिसमें एक अट्रैक्टिंग बॉडी, मान लो ये आपका एक बॉडी है B1, दूसरा बॉडी है B2, ये कुछ भी हो सकता है, बट B1 हमेशा अर्थ होना चाहिए, एक बॉडी हमेशा अर्थ होना चाहिए। ये B2 कोई भी हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। अगर इसके वजह से जो फोर्स लग रहा है, पुल फोर्स लग रहा है, ये आपका कहलाएगा ग्रेविटी, ठीक है। तो ये क्या है? इफ
one of the attracting body is the earth, then gravitation is called gravity. तो इसकी जो फर्स्ट क्लास है ना, आज वाली क्लास काफी थियोरेटिकल होगी, इसमें आपको क्लास 9th जो है थोड़ा सा याद कराया जाएगा। सेकंड क्लास से जो है न्यूमेरिकल 11th लेवल की आने शुरू हो जाएगी। अभी न्यूमेरिकल अगर आएगा भी तो बहुत बेसिक सा आएगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत कंफ्यूजन ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में? फिर से बताना। देखो, ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन विच वन बॉडी इज ऑलवेज अर्थ। ग्रेविटेशन क्या चीज है? ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है दो बॉडी के बीच में लगने वाला। ठीक है जी, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, अट्रैक्टिंग फोर्स है दो बॉडी के बीच में लगने वाला। ये लिखा था ना, इट इज अ यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर बॉडी विथ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दो बॉडी है जो आपस में अट्रैक्ट कर रही है, उसमें से एक बॉडी अगर अर्थ हो जाती है, अर्थ धरती हो जाती है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटी कहलाएगा। काव्या, प्रवीण, इज इट क्लियर? अगर आपसे लिखने को आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, दोनों ही फोर्स है। ग्रेविटेशन यूनिवर्स की बातें करते, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकती थी, जैसे जुपिटर प्लूटो हो गया, नेपच्यून प्लूटो हो, कुछ भी हो गया, कोई और, मार्स हो गया, मून हो गया। दो मार्स और मून के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ आ गया। समझे? यस सर। गुड। तो ये नेक्स्ट टॉपिक, ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी। ये इंट्रोडक्शन, अभी हम फर्स्ट टॉपिक पे आए नहीं है, न्यूटन्स के लॉ पे नहीं आए। न्यूटन्स के लॉ पे आने से पहले क्लास 9th का बेसिक चल रहा है, इंट्रो। और इंट्रो है क्लास 9th का, अभी हम क्लास 9th पढ़ा रहे हैं आपको। फिर 11th पे आएंगे, इसके बाद हम यहां से 11th शुरू करेंगे। ये भी 9th का, ये पहला दूसरा टॉपिक भी। नेक्स्ट, acceleration due to gravity and weight of a body। अभी तक आपने पढ़ा है स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैसे आती है वो भी देखेंगे हम लोग। ये हम यूज कर चुके हैं अभी तक मोशन और पहले चैप्टर में, फोर्स वाले चैप्टर में भी। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो वेट होता है वो आपका फोर्स होता है, और वो कितना होता है? mg। इतनी बातें तो हमने सीखी हैं पहले, है ना? जब कोई चीज ऊपर से गिरती है, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें, अर्थ सरफेस है ये, और फ्री फॉल हो रही है, कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है। तो जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो वो किसके इंफ्लुएंस में गिरती है? अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स लगा रहा होता है, खींच रहा होता है, जिस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी। और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो इसके अंदर वेलोसिटी है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी होने की वजह से इसमें एक और फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन।
और चूंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, हम उसको क्या क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? क्यों? सही बात है। क्यों काव्य? काव्य कहते माइक ही नहीं चलता है। कैसे पढ़ते हो काव्य? माइक सही करो यार बेटा, तुम्हारी आवाज आनी चाहिए कि तुम हो। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ freely falling body under the gravitational pull of the earth is called acceleration due to gravity, is called acceleration due to gravity। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, फिर हमने कहा कि वेट जो कि होता है m इंटू जी, और आपको एक बात पता है कि जो जी है, एक्सेलरेशन है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो W इज इक्वल टू एम जी वेक्टर लिख सकते हैं। अब समझना, अब थोड़ी देर में हम पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि G इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। सरफेस पे अलग होगा, इनसाइड अलग होगा डेप्थ में, और सेंटर पे तो जीरो हो जाएगा, इक्वेटर पे अलग होता थोड़ा सा। तो वेट G अगर वेरी करता है, यानी वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। अगर G चेंज होगा, इफ स्मॉल g इज चेंज, देन वेट इज ऑल्सो चेंज, वेरी। आप लोग 9th में पढ़े थे कि जो हमारा वेट होता है मून पे 1/6 होता है। अगर मैं 60 kg का हूं, तो मैं अगर मून पे जाऊंगा तो मुझे क्या फील होगा कि मैं 10 kg का हूं, है ना? मास नहीं, वेट। मास नहीं, मास शुड बी सेम एवरीवेयर। तो मास का ऐसा यूनिट केजी होता था और वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता था। याद आ रहा है? वेट का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स की यूनिट देते हैं वेट को। तो वेट की ऐसा यूनिट क्या होती है? क्लास 9 देखें कितना याद है। व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ वेट? मैं भी हम केजी बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये हमारी आम भाषा होती है एसआई यूनिट। मैं भी वेरीफाई कर लूं, मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। ऑफ वेट is Newton. SI unit of weight is Newton. And SI unit of mass is kg. kg should be remain same कहीं पे भी जाओ, मून पे जाओ, समुद्र के अंदर चले जाओ, यूनिवर्स में चले जाओ। ठीक है? Is it clear? यस सर। थोड़ा और आगे बढ़े। न्यूटन साहब ने और थोड़ा बहुत डिस्कवरी किया और थोड़ी रिसर्च की, उनके बारे में भी जानते हैं और क्या रिसर्च किया उन्होंने। न्यूटन्स लॉ ने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने कहा, मान लीजिए दिस इज अर्थ, अर्थ से कुछ डिस्टेंस पे मान लीजिए मून, यहां पे मून है, उनके बीच की डिस्टेंस है r, और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज आर ई मान लेते हैं, वैल्यू आपको दी जाएगी। ये जो मून है वो एक ऑप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। ये रहा ऑर्बिट, मान लो ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है मून। ठीक है, मान लीजिए v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो आपने पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के
परपेंडिकुलर होता है, मतलब वेलोसिटी के, अगर ये वेलोसिटी है तो ये ऐसे कुछ डायरेक्शन बनाता है एक्सेलरेशन का, ऐसे कुछ, ठीक है, परपेंडिकुलर या उसी से पॉइंट से हम डायरेक्शन बनाते हैं। वेक्टर पढ़ रहे हैं, रिजल्टेंट इसका इधर की तरफ लगेगा, वो हम बाद में करेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें इसमें मून में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी। वाई एसी? क्योंकि ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो फोर्स लगता है या जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। एसी मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपको याद हो, एक छोटी सी एक्टिविटी का हमने रस्सी रस्सी लिया, स्टोन को बांध दिया, ऐसे गोल गोल घुमाया, तो जो स्टोन घूमती है तो उसका जो फोर्स है वो रस्सी के कुछ इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए ऐसे हम स्टोन को घुमा रहे हैं बीच में पकड़ के, यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे अलग अलग पोजिशन पे, तो ये अंदर की तरफ टुवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई करती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। याद आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल के वजह फोर्स की वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। देखिए, किस वेलोसिटी से घूमेगा बॉडी, वेलोसिटी या कह सकते हो स्पीड ऑफ मून, स्पीड ऑफ मून वेलोसिटी, ये होगा सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल टाइम पीरियड, एन ऑर्बिटल टाइम पीरियड। मान लीजिए ये अर्थ था और ये मून है, तो एक बार कंप्लीट चक्कर लगा के यहां आने में जितना उसको टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल पीरियड। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल पीरियड। ये कितना होता है? इसको कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं। ये होता है 27.3 डेज होता है। बट अपन को क्या चाहिए? टाइम चाहिए ना, सेकंड में चाहिए, डेज तो नहीं चाहिए। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो ये होता है 27.3 इंटू 86400 सेकंड। क्यों जी? एक घंटे में कितना सेकंड होता है और एक दिन में कितना सेकंड होता है, और 27.3 डेज में कितना सेकंड होगा? तो ये होता है टोटल टाइम, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का होता है 86400 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो वैल्यू आएगी इतना सेकंड होता है। इतना सेकंड एक कंप्लीट चक्कर लगाता है मून रिवॉल्व करने में, एक कंप्लीट। इसको 27 डेज कहते हैं, उसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर दो। एक डेज में, एक दिन में 86400 सेकंड होता है। करके देख लेना। कौन करेगा? वेरीफाई करो, होता कि नहीं होता, सही बताओ। वन डे में 86400 सेकंड होता है। चेक करके बताओ सही लिखा है या गलत लिख दिया। हो सकता है गलत लिख दिया मैंने, चेक करो। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो v की बात कर रहे थे, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो ये होता है सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। और सरकमफ्रेंस लिया जाएगा 2 पाई r, और r कितना लिया जाएगा मैं बताता हूं। रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर अपॉन टाइम 27.3 इंटू 86400। वेरीफाई किया प्रवीण? ये सही लिखा है मैंने? सेकंड देख लो एक बार रफ में सॉल्व करके। कर रहा हूं, क्या पता गलत हो, है ना? माइट बी पॉसिबल, गलत भी तो हो सकता है। यहां से v की सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 86400 सही है। सही है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ किस वेलोसिटी से घूमता है, डायरेक्ट एमसीक्यू में वैल्यू आ जाएगी, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है 1.02 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। जैसा हमें स्पीड ऑफ लाइट याद रहती है ना, वैसे ये भी याद रहना है जी। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब आते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और जिस रेडियस में, चेंज नहीं मतलब वेलोसिटी, जिस रेडियस में घूम रहा है वो आर। तो यहां पे हम रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे और वेलोसिटी तो आपने निकाल ही लिया था। अगेन जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीट के एग्जाम में पता है ये सब वैल्यू पूछ लेता था पहले, अभी तो थोड़ा सा लेवल ठीक कर दिया है। जब हम लोग के टाइम पे नीट के पेपर में तो बस ऐसे ही वैल्यू पूछ लेता था स्टैंडर्ड। थोड़ा और आसान बनाना होता था तो पूछ लेता था कि लाइट की स्पीड बताओ, आसान से। ठीक है, इज इट क्लियर? एक बात समझ आई तुमको कि सर जो जी की वैल्यू है वो 9.8 है या 10 मीटर पर सेकंड है, और जो एसी वैल्यू है तो एक्सेलरेशन वो है 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड है। बताओ कौन सी वैल्यू छोटी और कौन सी वैल्यू बड़ी है इन दोनों में? वैल्यू बताओ। है तो दोनों एक्सेलरेशन, और दोनों एक्सेलरेशन ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है। एक सेंट्रीपिटल का काम है छोटा है, सेंट्रीपिटल छोटा, सेंट्रीपिटल बहुत ही छोटा है, देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज लेस देन जी। ठीक है, और यही आर्गुमेंट करते हुए न्यूटन ने कहा कि मून धरती के ऊपर नहीं गिरता है। नहीं, कभी घूमते घूमते क्यों नहीं गिर जाता है, या अट्रैक्ट कर रहा है तो क्यों नहीं मून धरती के पास आ जाता है। जब न्यूटन के दिमाग में ख्याल आया जैसे भाई सेब तो नीचे गिर गया धरती पे, मून क्यों नहीं गिर रहा, तो थोड़ा और, भाई पढ़ा लिखा आदमी था वो, थोड़ा मैथ किया उसने, बोला कि ठीक है एक्सेलरेशन तो लग रहा है, एक्सेलरेशन से चीजें मतलब पास आती है, ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से बांधी हुई है और इस वजह से घूम रही है पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ऐसे घूम रही है, गिर नहीं रही है। ठीक है जी। और एक और लॉ है इसको, एक्सेलरेशन का एक लॉ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का। क्या है बताता हूं मैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये रिजल्ट है, समझ लो अभी के लिए। तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो AC इज इक्वल टू लिखेंगे 1/r², वेयर r is distance between, where r is the distance between मून एंड अर्थ। अगर आप डायग्राम देखोगे तो मैंने r इसको बताया था, दिस इज ओके, और G इज 1/RE², क्योंकि अर्थ के वजह से हो रहा तो अर्थ का रेडियस लिया जाएगा, और इसमें हमारा पाथ लेंथ का रेडियस लिया जाएगा। जब आप ध्यान से देखोगे तो ये रेडियस बनेगा, अगर आप इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करते हो, और यहाँ पे जगह है नहीं, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ बनेगा, ऐसे सर्कुलर ऐसे पूरा पाथ बनेगा। तो यहां से मान लो O और P है तो OP रेडियस बनेगा और एक सर्कुलर पाथ बनेगा, किसके लिए, मून के लिए। ठीक है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो अर्थ की रेडियस के लिए लिया जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन बनता है कि AC/g इज इक्वल टू होता है 1/r² एंड 1/RE² इज इक्वल टू RE/r का होल स्क्वायर। यहां से एक रिलेशन आता है AC/g रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट जहां पे मून रिवॉल्व करता है उसका होल स्क्वायर, ये रिलेशन आता है।
और एक रिलेशन, एक नोन फैक्ट जो है न्यूटन को पता था, नोन फैक्ट कि रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट बाय कवर बाय द मून, इसकी वैल्यू होती है 1/60। अब इससे उन्होंने कहा कि ठीक, अगर इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें, इसकी मदद से यहां पुट कर दें, तो AC/G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। तो AC की वैल्यू हो जाएगा 1/60 का होल स्क्वायर इंटू जी, यानी कि 1/60 का होल स्क्वायर इंटू 9.8। इसको सॉल्व करोगे तो फिर से AC आएगा 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और ये वही सेम वैल्यू है जो हमने इसके पहले यहां से निकाला था। सेम मतलब दो अलग अलग मेथड बट वैल्यू सेम। तो दोनों मेथड आप जान लो, बेटर होगा। और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया न्यूटन मून टेस्ट। न्यूटन मून टेस्ट याद रहेगा। और इसी प्रिंसिपल को पढ़ते हुए न्यूटन ने ये जो न्यूटन मून टेस्ट किया, इसके बाद न्यूटन ने दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या दिया इन्होंने? देख रहा 9th में कितना कम पढ़ाते, डायरेक्ट प्रॉपर्टी पढ़ाते, 9th न्यूटन लॉ लगाते। तो 9th का फिजिक्स आसान होता है, बच्चे 9th 10th को सोचते हैं बहुत टफ फिजिक्स है। उनको क्या पता है भैया आगे फिजिक्स कैसे आने वाली है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कोई दो ऑब्जेक्ट है। अब ये दो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, यूनिवर्स में भी हो सकता है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r। ये न्यूटन अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ, ये एक फोर्स F लगा, इसको एक्सर्ट करेगा, इसको एक F इधर लगेगा, बहुत इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, दूसरे को खींचेंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, पहला स्टेटमेंट था न्यूटन का। दूसरा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को जब जोड़ा गया, बच्चों वाला फॉर्मूला हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कुछ इस तरह से, वेयर R इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वेयर R इज or not R, sorry, G is, capital G is universal gravitational constant। इसकी वैल्यू भी हमने पढ़ा है कि G की जो वैल्यू है वो होती 6.67 इंटू 10⁸। यही होता है, नहीं 10⁻11, सॉरी 8 तो डाइन वाली हो जाएगी, 10⁻11। अभी देखेंगे यूनिट कैसे आया है, न्यूटन मीटर पर सेकंड पर kg स्क्वायर। नोट्स बनाना दूंगा नहीं मैं, नोट्स लिखते चलना। एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा कंडीशन होगा व्हेन कैपिटल F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G वो इक्वल हो जाएगा। बताओ भाई। At what condition F should be equal to G? कब हो जाएगा कंडीशन बताओ। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले पे आना है। क्या कब होगा? जब मास, दोनों की मास 1 kg हो जाए तो हो जाएगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी 1 हो जाए, 1 मीटर हो जाए। R क्या हो जाए? 1 मीटर हो जाए। तो अगर हम पुट कर दें अपने फॉर्मूले में तो क्या आ जाएगा? इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दे तो m1 1, m2 1, r1।
क्यों जी? हो जाएगा? यस सर। ओके, तो यहां से एक स्टेटमेंट लिखा जाए, थ्योरी थोड़ी सी सॉरी, definition of G. The universal constant gravitational constant the universal gravitational constant may be defined as the force of attraction between two bodies of unit mass and each and placed unit distance apart. unit distance apart लिख सकते हैं। अब SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ G कैसे आएगा? F इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था, G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से G का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F आर स्क्वायर m1 इंटू m2। तो यूनिट से निकालने से पहले हम डायमेंशन निकालते हैं, देखते हैं कितने लोग को याद है। चलो डायमेंशन निकालो भाई। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? MLT माइनस 2, और डिस्टेंस है तो L स्क्वायर, और मास है तो m इंटू m। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m माइनस 1 L क्यूब T स्क्वायर आपका डायमेंशन आ जाएगा G का। यूनिट की बात करें तो इसी वाले फॉर्मूले से यूनिट की बात करें तो G इज इक्वल टू, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, R मतलब डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, और मास मतलब केजी स्क्वायर। तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज SI यूनिट। अगर आपको इसको, ये तो होगा ऐसा ही, CGS में अगर लिखना है, CGS में तो कोई इश्यू नहीं है, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम स्क्वायर, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। CGS में G की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर G स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है? 10⁵। तो बस वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डाइन में आ जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 5 डाइन मरी तो एक न्यूटन पैदा हुआ, जो क्या है? 5 डाइन मरी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ। याद रहेगा ये जोक? 5 डाइन मरी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ। इज इट क्लियर और नॉट? फिर यहां से सवाल आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि भैया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां कहां होल्ड करता है, या इसके लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? तो डे लाइफ एप्लीकेशन ये है कि हम आप बैठे हुए हैं, ये भी एप्लीकेशन है। दुनिया चल रही है, ये भी एप्लीकेशन है। प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये भी एप्लीकेशन है। तो थ्योरेटिकल चीजें हैं, 5-6 चीजें, नदियां समुद्र बह रहे हैं, वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एप्लीकेशन है। ये आपके एनसीईआरटी और नोट्स में दिया हुआ है। इज इट क्लियर? यस सर। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। भाई वेक्टर तो नहीं छूटेगा, 11th में है तो वेक्टर तो नहीं जाएगा। अगेन सेम 2 पॉइंट बना लेते हैं, m1 मास, m2 मास, ठीक है। r डिस्टेंस पे है, इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है ये है आपका F12 से प्रेजेंट करते हैं, और F12 को क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड ऑन
F1/2, अगर हम इसको A बॉडी ले लें और B ले लें तो हम लिखेंगे F12 का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by A on P। खींच रहा ना आप इतना, आओ बेटा करीब, है ना, F12। इसी का F20 उल्टा हो जाएगा। यहां पे ग्रेविटेशन क्या लिख दिया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट ऑन ए बाई, गलत लिख दिया, यहां से मिटाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाई बी। तो जब 2 1 लिखेंगे तो यहां पे B लिख देना, यहां पे A लिख देना, बस बाकी सब डिफिनेशन सेम हुआ। ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 कैप, और इसका डायरेक्शन में R21 कैप। इसका डायरेक्शन ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। याद है यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। यूनिट वेक्टर क्या देता है बच्चों, डायरेक्शन देता है। ठीक है। कैसे लिखते हैं, अगर यूनिट वेक्टर है तो इसको कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर अपॉन कुछ लिखते थे मॉडुलस ऑफ आर, याद है ना कुछ, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यूनिट वेक्टर देख लेना एक बार, रिकैप कर लेना। ठीक है। या इसको मॉड नहीं लगाते, कुछ ऐसे लिख देते हैं, केवल आर लिख दिया हमने, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है, यूनिट वेक्टर। तो इसी की हेल्प करेंगे यहां पे भी। तो 2 यूनिट वेक्टर, एक ये है और एक ये है। अब लिखते हैं, अगर हम F12 के बारे में लिखेंगे, F12 तो लिखेंगे G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और F12 के यूनिट वेक्टर क्या होगा, F21 होगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि F1 का फोर्स उधर दिखा रहा है, बट खींच किसको रहा है, इसको ना, M2 को। ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो F12 है वो अपोजिट डायरेक्शन है में लग रहा है, किसके, यूनिट वेक्टर के, F21 के। द नेगेटिव साइन लिख देता हूं, द नेगेटिव साइन shows that the direction of force F12 is opposite to the R21 vector. M1 attract toward M2. Similarly F21 लिखोगे सब कुछ वैसे ही, G m1 m2 R स्क्वायर, और यहां लिखोगे 21 है तो 12 लिख देना और यहां माइनस साइन लगा देना। सिमिलरली, क्योंकि आपको पता है दोनों यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट तो है, इसलिए माइनस है। तो लगने वाला जो फोर्स है वो भी कैसा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म है या वेक्टर नोटेशन। क्या है, वेक्टर नोटेशन है। और भी चीजें हैं इसमें बताने को, जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में।